हेलो दोस्तों, सारथी क्लासेस कोटा में आपका स्वागत है। आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, भारत की प्रस्तावना। ठीक है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना इसको ही कहते हैं उद्देशिका और इसको ही कहते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल प्रस्तावना, जब हम बचपन में निबंध लिखा करते थे तो सबसे पहले क्या लिखते थे? प्रस्तावना लिखते थे। प्रस्तावना का मतलब है कि हम उस निबंध में क्या लिखना चाह रहे, वो सब हम ओवरव्यू, उसका मोटा मोटा खाका कहाँ रख देते थे? पहले प्रस्तावना में रख देते थे। सेम वैसा ही संविधान में, हमारे संविधान की जो भी मूल विशेषताएं हैं वो हमने कहाँ रख दिए? प्रस्तावना में रख देती। अगर हमें पूरा संविधान न भी पढ़ना हो तो हम केवल प्रस्तावना को देख के भी बता सकते हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या है। तो ये है बेसिकली प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना या इसको ही कहते हैं उद्देशिका या इसको ही कहते हैं प्रीएम्बल। ठीक है, हमारे संविधान की मूल विशेषताएं, यानी कि इसको देख के ये एक वैसा समरी टाइप है। जैसे आप कोई 10 पेज का निबंध है, उसको आप 5 लाइनों में समराइज कर दो, वो समरी ऐसी है जिससे आप उस पूरे 10 लाइनों का अर्थ निकाल सको। वैसा ये है, ये प्रीएम्बल या प्रस्तावना। यानी कि हमारे संविधान की जो भी मूल विशेषताएं हैं, जो भी हमारे संविधान में मेन चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हमें कहाँ मिल जाएगी? प्रीएम्बल में। ठीक है, हम केवल प्रस्तावना को समझ के, प्रस्तावना को पढ़ के ये बता सकते हैं कोई भी कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। उद्देशिका, प्रस्तावना को भी क्या कहा है? हमारे उद्देशिका कहा है, यानी कि हमारे जो संविधान का उद्देश्य क्या है। ठीक है, वो भी हमारे किस में बताया गया है? प्रस्तावना में बताया गया है। अब बात करते हैं हम प्रस्तावना की स्रोत की। ठीक है, प्रस्तावना का स्रोत, प्रस्तावना का आइडिया कहाँ से आया? ठीक है, तो प्रस्तावना का आइडिया आया सबसे पहले डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने। उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव, एक डॉक्यूमेंट लेके आया, उन्होंने एक खाका प्रस्तुत किया संविधान बनने से पहले कि हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो उसी उद्देश्य प्रस्ताव, उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को आधार मानकर हमने क्या बनाई? प्रस्तावना बनाई। ठीक है, तो हमारे जो संविधान की प्रस्तावना का आइडिया है वो कहाँ से आया? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर। ठीक है, आइडिया या विचार कह सकते हो आप। इसका विचार आया नेहरू जी द्वारा लाया गया उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। नाम से स्थापित हो रहा है उद्देश्य। ठीक है, कि हमारे संविधान के क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो उन्होंने एक मोटा मोटा खाका, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, उन्होंने खुद के आधार पर एक खाका प्रस्तुत किया, उसी खाका को आधार मानकर हमने क्या तैयार की? प्रस्तावना तैयार की। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव कब लेके आए वो? ये उद्देश्य प्रस्ताव वो लेके आए 13 दिसंबर 1946। ठीक है, उन्होंने बताया कि हमारे संविधान में ये विशेषताएं होनी चाहिए। तो 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए। अब संविधान सभा में हम जानते हैं कि बहुत सारे मेंबर थे। ठीक है, तो वो सारे मेंबरों में आपस में डिबेट हुई और फाइनली इसको 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, लाया तो इस दिन गया, उसके बाद डिबेट चली इस पर लंबी चौड़ी और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को इसको क्या कर लिया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया या एडोप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो हमारे जो प्रस्तावना का जो मूल स्रोत है वो क्या 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 है? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को आधार माना है हमारी प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना क्या है? हमारे संविधान की मूलभूत विशेषताएं हम ओवरव्यू, प्रस्तावना का ओवरव्यू करके, प्रस्तावना जो संविधान का ओवरव्यू है वो कहाँ पर है? प्रस्तावना में। यानी कि हम प्रस्तावना को देखकर पूरे संविधान का आइडिया लगा सकते हैं कि संविधान कैसा होगा, क्योंकि हमारा संविधान क्या है? लंबा चौड़ा है। तो हम केवल प्रस्तावना, आप देखते हो कि गवर्नमेंट की विभिन्न बुक पर क्या लिखी आती है? प्रस्तावना लिखी आती है। ठीक है, तो प्रस्तावना न केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, बल्कि भारत के हर नागरिक को क्या पता होनी चाहिए? प्रस्तावना पता होनी चाहिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना 1 पेज की 10 लाइनों की है, 10 लाइनों। और हमारे अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद है? मोटे मोटे स्टार्टिंग से 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, तो बहुत बड़ा संविधान है। तो संविधान पूरा याद भी नहीं हो तब भी प्रस्तावना का पता होना चाहिए और उसका मतलब पता होना चाहिए। प्रस्तावना में जो भी चीज़ लिखी हुई है उनका मतलब पता होना चाहिए, तो हम हमारे संविधान का आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा संविधान कैसे होगा। ठीक है, तो हमारे संविधान का जो प्रस्तावना का स्रोत है वो क्या है? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको कब, ये इंपॉर्टेंट है कि कब तो वो लेके आए थे, तो 13 दिसंबर 1946 को लेके आए थे और उसे पारित किया गया या एक्सेप्ट या एडॉप्ट कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को उसको एडॉप्ट किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब प्रस्तावना की शुरुआत करते हैं कि हमारी प्रस्तावना में क्या क्या लिखा हुआ है। प्रस्तावना आप समझ गए कि हमारे संविधान की मोटी मोटी जानकारी, ठीक है। हमारे संविधान की जो मोटी मोटी जानकारी है वो कहाँ लिख दी गई है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में प्रस्तावना में लिख दी गई है। यही प्रस्तावना का मतलब है, ठीक है। अब जो प्रस्तावना की शुरुआत होती है वो होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हिंदी में इसका मतलब है हम भारत के लोग। पहली लाइन यही लिखी हुई है, ठीक है। पहली लाइन क्या है, हम भारत के लोग, ठीक है। हम भारत के लोग का क्या मतलब है, हम मतलब भारत की जनता, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या चुनी, संविधान सभा। संविधान सभा ने मिलकर क्या बनाया, संविधान, ठीक है। भारत के लोगों ने क्या चुनी, संविधान सभा। संविधान सभा ने बनाया संविधान। और संविधान क्या है, जिसके द्वारा शासित होते हैं लोग, जिसके द्वारा गवर्नमेंट क्या करती है, उसके सिटीजन को क्या करती है, गवर्न करती है या शासित करती है, ठीक है। गवर्नमेंट यूं थोड़ी है कि अपनी मर्जी से जैसा चाहे जैसा शासन कर सकती है। वो कैसा शासन करेगी, जैसा संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के अनुसार शासन करेगी। और संविधान हमारा कहाँ से शक्ति ले रहा है, भारत के लोगों से, ठीक है। तो अल्टीमेट जो पावर है वो किसके पास है, भारत की जनता के पास। पहली लाइन यही लिखी हुई है कि हम भारत के लोग, ठीक है। हम भारत के लोग का क्या मतलब है कि भारत के लोगों ने संविधान सभा चुनी, संविधान सभा ने संविधान बनाया। तो ये संविधान किसके लिए, लोगों के लिए। लोग संविधान के लिए नहीं है, संविधान लोगों के लिए। जब आप कोई कानून बनाते हो तो किसके लिए है, लोगों के लिए। लोग कानून के लिए थोड़ी है भाई। कानून बना रहे हो तो लोगों के बेनिफिशियरी के लिए बना रहे हो, लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो, लोगों का अधिक से अधिक ग्रोथ हो, इसके लिए है। कानून लोगों के लिए है, ठीक है, लोग कानून के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत है वो क्या है, भारत की जनता है, ठीक है। हमारे संविधान की जो शक्ति का मेन स्रोत है वो क्या है, संविधान की शक्ति का मेन स्रोत क्या है, भारत की जनता है। भारत की क्या है, जनता है। अब इसी भारत की जनता सुप्रीम हुई, भारत की जनता क्या हुई, सुप्रीम हुई। यानी कि सबसे जो मेन चीज है वो क्या है, भारत की जनता है। कोई पार्टी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, सबसे ऊपर कौन है, भारत की जनता। गवर्नमेंट भी किसके लिए है, भारत की जनता के लिए, उसके वेलफेयर के लिए ही गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट का खुद में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो किसके लिए, भारत की जनता के वेलफेयर के लिए। तो जो फाइनल मेन पावर है वो किसके पास है, भारत की जनता के पास है, ठीक है। अब इस भारत की जनता को के पास मेन पावर है। ये चीज़ें कैसे रियलाइज होगी, या ये चीज़ें कैसे बताई गई है कि भारत की जनता के पास ही मेन पावर है। इसमें हमारे संविधान में इसके लिए क्या क्या चीज़ लिखी हुई है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ठीक है। भारत कैसा देश है, लोकतंत्र है, जहाँ लोग मिलकर क्या चुनेंगे, सरकार चुनेंगे। यानी कि सारी पावर किसके हाथ में है, जनता के पास में। एक है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये बाद में हम धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब है कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को क्या है, वोट देने का अधिकार है। इसमें ना पैसा देखा जा रहा है, ना आपकी स्टेटस देखा जा रहा है। वो 18 साल से ऊपर हर व्यक्ति को क्या है, वोट देने का अधिकार है, यूनिवर्सल राइट है। पहले क्या होता था, जो टैक्स पेयर होता था केवल उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था, ठीक है। पहले महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारी स्थिति ऐसी है थी कि हम बहुत ज़्यादा असमान देश थे। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, बहुत गरीब लोग थे, ठीक है। लेकिन चूंकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में क्या है, जनता के हाथ में पावर है, इसलिए सभी को वोट देना जरूरी है। इसलिए सभी के पास राइट टू वोट, यानी कि सभी को वोट देने की शक्ति दी गई हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, ठीक है। अगर ये शक्ति नहीं दी जाती तो आम लोगों के बारे में कोई भी नहीं सोचता, ठीक है। जो वोट देते उन्हीं की केयर की जाती, और जिनके पास वोटिंग राइट ही नहीं होता उनको कौन पूछता, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसके अलावा ये दो चीज़ें होगी। इसके अलावा टाइमली इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। यूँ भी नहीं है कि भाई एक बार चुन ली और 50 साल तक वही गवर्नमेंट चल रही। 5 साल बाद क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। हर 5 साल में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, टाइमली इलेक्शन होते हैं, ठीक है। और ये चुनाव भी कैसे होते हैं, चुनाव में दांत लेनी चलती है। चुनाव कैसे होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, ठीक है। बिल्कुल न्याय संगत चुनाव होते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या है, निर्वाचन आयोग है, ठीक है। अब ये सारी चीजें देखने के लिए कि भाई ये सबसे सही से काम कर रही है नहीं कर रही, इसके लिए हमारे पास क्या है, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है,
ठीक है, अभी तक हमने पहली लाइन का मतलब समझा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा संविधान की जो मेन शक्ति का स्रोत है, हमारा संविधान पावर कहाँ से ले रहा है? गवर्नमेंट पावर कहाँ से ले रही है? संविधान से। संविधान कहाँ से पावर ले रहा है? लोगों से, भारत के लोगों से, यानी कि जो मेन अल्टीमेट पावर है वो किसके पास है? भारत के जनता के पास है या भारत के लोगों के पास है। ठीक है, तो हम भारत के लोग, ठीक है, पहली लाइन का मतलब समझ आएंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों को मिलकर भारत को कैसा बनाना है। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों के द्वारा भारत को कैसा बनाना है, इंडिया का नेचर कैसा होगा, इंडिया, भारत। ठीक है, इंडिया को कैसा बनाना है, हम भारत के लोगों के द्वारा, क्योंकि हम ही क्या है, अल्टीमेट स्रोत है, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें इंडिया को कैसा बनाना है। तो इंडिया को कैसे बनाना है, तो इसमें पहली बात आती सोवेरिनिटी। सोवेरिनिटी, इसका मतलब होता है हिंदी में संप्रभुता। क्या मतलब होता है इसका हिंदी में? संप्रभुता। अब संप्रभुता भी दो तरह की होती है, एक होती है आंतरिक, एक होती है बाह्य। ठीक है, संप्रभुता का मतलब है कि आप अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है, कोई भी आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा है, कोई भी आप पे दबाव नहीं डाल रहा है, आप अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है। जैसे हम बात करें घर में किसका हुक्म चलता है? पिताजी का। ठीक है, तो पिताजी कैसे हो गए? सोवरेन हो गए, पिताजी की आज्ञा कोई नहीं टाल सकता, पिताजी के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, तो पिताजी कैसे? संप्रभु है, लेकिन वह घर के अंदर है। ठीक है, घर के बाहर जाएंगे, उनका बॉस उनके ऊपर हुक्म चलाएगा, तो वह घर के अंदर है केवल, घर के बाहर वो क्या नहीं है? सोवरेन नहीं है। ऐसी बात हम करते हैं भारत के संदर्भ में, हालांकि भारत को हम पूरी तरह संप्रभु राष्ट्र मानते हैं। ठीक है, भारत अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है, भारत के ऊपर किसी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं है, भारत अपने निर्णय अपनी इच्छा अनुसार लेता है। लेकिन कुछ मामलों में, बाह्य मामलों में भारत क्या है? भारत पर थोड़े बाहरी इन्फ्लुएंस रहता है कुछ मामलों में, लेकिन वो सब हम हमारे इंटरेस्ट पूरे करने के लिए हम केवल हमारी बाह्य संप्रभुता को थोड़ा सा नेग्लिजाइज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोड़ देते हैं हमारी बाहरी संप्रभुता का। आंतरिक मामलों में तो हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, हम अपने आंतरिक निर्णय अपनी मर्जी से लेंगे। ठीक है, भारत अपने आंतरिक निर्णय अपनी मर्जी से लेगा, उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। लेकिन बाहरी निर्णय, ठीक है, बाहरी निर्णय की बात करें, जैसे भारत यूएन का मेंबर है, ठीक है, किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर है, तो संयुक्त राष्ट्र कुछ बातें कहता है वो भारत मानता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत उसके जबरदस्ती मान रहा है उन चीज़ों को, क्योंकि भारत का भी उन सिद्धांतों में विश्वास है, इसलिए भारत उन चीज़ों को मान रहा है और उसके द्वारा भारत के हितों की क्या हो रही है? पूर्ति। जैसे हम यूएन के मेंबर है तो उससे हमें काफ़ी सारे बेनिफिट भी है। ठीक है, इसीलिए हम यूएन के मेंबर बने। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है, ये भी कुछ मामलों में कहता है कि आप किसानों को ज़्यादा सब्सिडी मत दीजिए, ये कुछ रोक टोक लगाता है, लेकिन हमारा उद्देश्य पूरे हो रहे हैं WTO के द्वारा। ठीक है, WTO के द्वारा जो विश्व व्यापार संगठन है उसके द्वारा भारत के बहुत से हितों की पूर्ति हो रही है, इसलिए भारत अपने हितों को पूरा करने के लिए उसका मेंबर बना है। हालांकि कुछ बातें उसकी मानता भी है, लेकिन उसका ये मतलब कतई नहीं है कि भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं है। इसके अलावा IMF, जब हमारे यहाँ 1991 में क्राइसिस आए, ठीक है, क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस आए, हमारे पास डॉलर बिल्कुल नहीं था, हमारे पास तेल खरीदने के पैसे बहुत कम बचे थे। ठीक है, तो उसके बाद हमने किससे लिया? IMF से लोन। ठीक है, IMF से लोन लिया तो IMF ने कहा कि अपने बाजार खोलो। पहले हमारी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था थी? बंद अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, अपना माल अपना ही, ठीक है, बाहर से कोई माल का आवाजाही नहीं होता था। ठीक है, फिर लाए हम LPG रिफॉर्म। तो IMF ने यह कहा कि हम पैसा तो देंगे, बदले में अपना मार्केट क्या करो? ओपन करो। तो उसके बाद भारत के द्वारा LPG रिफॉर्म लाए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इकोनॉमी वाले सेक्शन में। ठीक है, तो IMF ने ये कहा, बदले में हमें क्या दे दी? पैसे दे दिए। तो लेकिन यहाँ भी हमारे इंटरेस्ट पूरे हैं और ये सही भी बात थी। LPG रिफॉर्म लाए, उसके बाद से भारत की इकोनॉमी क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम क्या है, अपने हितों की पूर्ति के लिए हम क्या करें? इन सब का मेंबर बने। जैसे यूएन का मेंबर भी हम अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए बने। इसके अलावा G20 हो गया, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिसका मेंबर भारत है। ठीक है, तो वो सब का मेंबर भारत इसीलिए बना है ताकि भारत के इंटरेस्ट क्या हो? फुलफिल हो, भारत अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सके, उसके हितों की पूर्ति कर सके। तो भारत को एक तो कैसा? संप्रभु राष्ट्र बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है पाकिस्तान की तरह, ठीक है, जो दूसरों के कहने पर चले। भारत कैसा राष्ट्र है? संप्रभु राष्ट्र है, यानी कि अपने निर्णय अपने अनुसार करता है। ठीक है, किसी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं है। ठीक है,
जैसे पाकिस्तान है चाइना के कहने पे चल जाता है, कभी यूएस के कहने पे चल जाता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं है, ठीक है। भारत अपने निर्णय अपनी इच्छा अनुसार लेता है, जो उसको सही लगता है वैसा ही कार्य करता है। ये है संप्रभुता का मतलब, ठीक है। सोवरेनिटी का मतलब क्या है? अपने निर्णय अपने अनुसार लेना, किसी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं है। आज मैं हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मतलब मैं संप्रभु हूँ, ठीक है। मुझे ऊपर किसी चीज़ का कोई दबाव नहीं है, लेकिन इसका मतलब मैं गलत काम नहीं कर सकता। ये है बेसिकली, ठीक है। तो सोवरेनिटी पर भी कुछ लिमिटेशन होती है। तो सोवरेनिटी, संप्रभुता समझ ली। तो हमें इंडिया को कैसा राष्ट्र बनाना है? संप्रभु राष्ट्र बनाना है। दूसरी बात करते हैं हम सोशलिस्ट की। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी, ठीक है। पूरा वर्ल्ड दो भागों में बटा हुआ है। एक राष्ट्र है कैपिटलिस्ट राष्ट्र, जिसे कहते हैं हम पूंजीवादी देश, और दूसरे राष्ट्र है कम्युनिस्ट देश या साम्यवादी देश या समाजवादी देश। पूंजीवाद में क्या होता है? पूंजीवाद में ये होता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती आर्थिक मामलों में, ठीक है। उसमें केवल और केवल क्या होती है? प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्या होती है? केवल और केवल निजी संपत्ति होती है, ठीक है। वहां पर गवर्नमेंट ऐसे वेलफेयर काम नहीं चलाती। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है पूंजीवाद की, वो हम बात कर रहे हैं। और एक है साम्यवाद, ठीक है। पूंजीवाद का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? यूएसए, अमेरिका, ठीक है। अगर हम बात करें समाजवाद या साम्यवादी देशों की, तो उसमें क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी का बिल्कुल कोई रोल नहीं होता। सारी की सारी संपत्ति किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास। हर चीज़ किसकी होती है? गवर्नमेंट की। फैक्ट्रियाँ गवर्नमेंट की, स्कूल गवर्नमेंट की, हॉस्पिटल गवर्नमेंट की, हर चीज़ किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। ये होता है समाजवाद का मतलब, ठीक है। लेकिन दोनों ही अपने अपने अर्थ में आज प्रेजेंट टाइम पे न तो कोई देश पूरा पूंजीवादी देश है, न कोई पूरा देश कैसा देश है? साम्यवादी या समाजवादी देश है, ठीक है। अगर आप साम्यवादी या समाजवादी देशों की बात करें तो रशिया को ले सकते हो, आप चाइना को ले सकते हो। लेकिन चाइना ने भी अपनी इकोनॉमी खोल ली है, तो चाइना भी अब पूरी तरह साम्यवादी देश नहीं है। कुछ अर्थों में साम्यवादी देश है, लेकिन कुछ अर्थों में साम्यवादी देश नहीं भी है, ठीक है। अब समाजवाद का मतलब क्या है? समाजवाद का बेसिक सा मतलब ये है, हमारे जो हम भारत के अर्थ में देखेंगे कि भारत के अर्थ में समाजवाद का क्या मतलब है। समाजवाद का भारत के अर्थ में मतलब है शोषण को समाप्त करना। क्या है? शोषण को समाप्त करना। भारत के अर्थ में समाजवाद का क्या मतलब है? शोषण को समाप्त करना। यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, और यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी भी है। प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, ठीक है। मेरा मकान भी है, गवर्नमेंट की अपनी हाउसिंग सोसाइटी भी है, ठीक है। तो यहाँ प्राइवेट और निजी और सार्वजनिक दोनों संपत्ति कैसी चलती है? साथ साथ चलती है। बस इस आइडिया का ये उद्देश्य है कि जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, जिसके पास खाने के दाने नहीं है, उसको भी फाइनली हमें क्या करना है? खाना देना है, मतलब शोषण को समाप्त करना है। ये है समाजवाद का अर्थ नए संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। इसीलिए भारत में कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। न तो पूरी तरह समाजवादी है, न पूरी तरह पूंजीवादी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो ये है हमारा दूसरा मतलब समाजवादी का, ठीक है। अगला है सेक्युलर। अगली चीज क्या आती है? सेक्युलर। हिंदी में कहते हैं इसको पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। हिंदी में क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। अब जो सेक्युलर आइडियोलॉजी है, ये कैसी आइडियोलॉजी है? पश्चिम की आइडियोलॉजी है, ठीक है। पश्चिमी अवधारणा है सेक्युलरिज्म की, ठीक है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट किसी के भी धर्म में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। धर्म कैसा मामला है? प्राइवेट मामला है, व्यक्तिगत मामला है, ठीक है। तो इसको आप पब्लिकली क्या धर्म की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि कोई रास्ते पे नमाज पढ़ रहा है, वैसा नहीं कर सकते। जबकि भारत में ये चीज़ें स्वीकार्य है, ठीक है। भारत में क्या है? ये चीज़ें स्वीकार्य है। जैसे फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में धर्म कैसा है? प्राइवेट अफेयर है, ठीक है। वहाँ पर आप ऐसे सार्वजनिक तौर पर पब्लिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देखिए जागरण चल रहा है, ठीक है, माता जी का जागरण चल रहा है रोड पे, तो आप ऐसा फ्रांस में नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन भारत में क्या है? ये सब चीज़ें स्वीकार्य है। अगर हम भारत के संदर्भ की बात करें तो भारत में जो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? इसका बेसिक सा मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। राज्य का क्या नहीं होगा? कोई भी धर्म नहीं होगा। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कैसा देश है? इस्लामिक देश है, यानी कि वहाँ मुस्लिम को क्या है? एज धर्म एडॉप्ट किया हुआ है राज्य ने, ठीक है। राज्य का अपना पर्सनल धर्म कौन सा है?
मुस्लिम, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत के लिए सभी धर्म वाले लोग क्या है, समान है, ठीक है। न वो किसी धर्म के प्रति आग्रह रखेगा, न किसी धर्म के प्रति दुराग्रह रखेगा, न किसी धर्म को सपोर्ट करेगा, न किसी धर्म को अपोज करेगा। ये है भारत के संदर्भ में सेक्युलरिज्म का मतलब। इंडिया का क्या नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ कैसी मतधारणा है, सर्वधर्म समभाव, यानी कि भारत के लिए क्या है, सभी धर्म क्या है, समान है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। उसके लिए भारत के लिए न तो हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। उसके लिए सब लोग कैसे हैं, भारत के नागरिक है, ठीक है। उसके लिए सभी लोग क्या है, भारत के नागरिक है, न हिंदू है न मुस्लिम है, ठीक है। क्या है, भारत के नागरिक है। हालांकि सेक्युलरिज्म के थोड़ा मतभेद भी होता है। जैसे पश्चिमी विचारक ये मानते हैं कि भारत पूरी तरह सेक्युलर देश नहीं है, ठीक है। भारत पूरी तरह सेक्युलर देश नहीं है। इसका वो क्या क्या तर्क देते हैं कि भारत पूरी तरह सेक्युलर देश क्यों नहीं है, तो उसका वह तर्क देते हैं। एक तो ये तर्क देते हैं कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, यानी कि जो हमारे नागरिक कानून है, जैसे कि शादी हो गया, ब्याह हो गया, संपत्ति के जो मामले हैं, ये सभी लोगों के लिए समान नहीं है। हिंदू पर्सनल लॉ अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है। तो ये एक मत तो ये देते हैं कि हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, इसलिए भारत क्या है, सेक्युलर देश नहीं है। एक तो ये। दूसरी बात, हमारा देश जो है मेजोरिटी और माइनॉरिटी में डिवाइडेड है, ठीक है। गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को अप्लाई कर रखा है, माइनॉरिटी को अलग निकाल रखा है, मेजोरिटी लोग अलग है, ठीक है। हमारे यहाँ 6 माइनॉरिटी रिलीजन है, जैसे मुस्लिम, इसके अलावा बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ये सब किस में आते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं। तो इस संदर्भ में पश्चिमी विचारक ये कहते हैं कि भारत क्या है, सेक्युलर देश नहीं है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल धर्म से क्या नहीं है, विभेद नहीं है राज्य का। पश्चिमी देशों में क्या होता है, धर्म से राज्य का कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। धर्म अपना पर्सनल काम करेगा, राज्य उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, केवल वैचारिक अलगाव है, केवल वैचारिक अलगाव है। कुछ चीज़ों में वो इंटरफेयर करेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ मतभेद होगी वहाँ वहाँ इंटरफेयर करेगा। अभी कुछ समय पहले आपने सबरीमाला इश्यू सुना होगा। सबरीमाला क्या है, केरल में एक मंदिर है, ठीक है। केरल में क्या है, सबरीमाला एक मंदिर है। यहाँ महिलाओं को इजाज़त नहीं है आने की। क्या नहीं है, महिलाओं को आने की इजाज़त नहीं है। तो अब यहाँ महिलाओं को इजाज़त अंदर जाने की इजाज़त है नहीं, तो ये किसका वायलेशन है, आर्टिकल 14 का, राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन, ठीक है। तो हमारा संविधान के अनुसार ये गलत चीज़ें हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंटरफेयर किया है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ क्या किया है, इंटरफेयर किया है। इसके अलावा कई मंदिरों के ट्रस्टों में भी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है, पश्चिम से बिल्कुल अलग अवधारणा है, क्योंकि हमारी संस्कृति वैसी है, ठीक है। भारत का स्ट्रक्चर ऐसा है, भारत में विभिन्न डाइवर्सिटी है। इस कारण से भारत का जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है वो अलग है पश्चिमी देशों से। इसके अलावा ये भी बात की जाती है पश्चिमी देशों के द्वारा कि गवर्नमेंट के द्वारा कई धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जैसे कुंभ का आयोजन, ठीक है। जैसे कुंभ का आयोजन, कुंभ क्या है, धर्म विशेष से रिलेटेड है, इसलिए गवर्नमेंट को ऐसा आयोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन कुंभ का जो आयोजन है वो टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को इनकम होती है, इसलिए हम उसे अलग दृष्टि से देख सकते हैं, ठीक है। तो एक ये भी मत, इस हिसाब से भी क्या नाम से पश्चिमी देश कहते हैं कि भारत सेक्युलर देश, पूरी तरह सेक्युलर देश नहीं है। इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट हज यात्रियों को सब्सिडी देती है, तीर्थ यात्रियों को सब्सिडी देती है जाने की, तो उस संदर्भ में भी पश्चिमी देशों का ये मानना है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। सेक्युलर देश ऐसा नहीं करते। सेक्युलर देशों के लिए धर्म अलग है, राज्य अलग है, राज्य का कोई इंटरफेयर नहीं रहना चाहिए धर्म में, ठीक है। तो ये बात होगी सेक्युलरिज्म की। हमारे इंडिया में सेक्युलर का अलग मतलब है, ठीक है, क्योंकि हम लोग धर्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। वेस्टर्न कंट्री में क्या है, एक ही मेजोरिटी धर्म मिलेगा आपको, ठीक है, ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी, ठीक है, ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी, इसलिए वहाँ पर इतना लफड़ा नहीं है। लफड़ा कहाँ पर है, हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म का अलग मॉडल है, ठीक है। अभी कुछ समय पहले गवर्नमेंट के द्वारा पारसी समुदाय के वेलफेयर के लिए योजनाएं चलाई गई है, क्योंकि पारसी कम्युनिटी बहुत थोड़ी बची हुई है इंडिया में, ठीक है। पारसी कम्युनिटी बहुत थोड़ी बची हुई है, इसलिए उसका एग्जिस्टेंस बना रहे, इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा उनके वेलफेयर के लिए अलग से स्कीम चलाई गई है। तो ये हो गया। संप्रभुता का मतलब समझ में आ गया, सोशलिस्ट का मतलब समझ में आ गया। समाजवाद का बेसिक सा मतलब है कि शोषण को खत्म करना, आय के आधार पर जो असमानता है उसको खत्म करना, सभी को प्राकृतिक संसाधनों मिले, सभी को क्या नाम से आटा मिले, दाल मिले, गेहूं मिले, चावल मिले, ये सब क्या है,
संसाधनों का कैसा वितरण हो, न्यायपूर्ण वितरण हो, ठीक है, जिसको जरूरत है उसको मिले, ठीक है। बेसिक से ये मतलब है शोषण को समाप्त करना। इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट खत्म करे, प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी जगह है, पब्लिक प्रॉपर्टी अपनी जगह है, दोनों साथ साथ मिलकर काम करेंगे और दोनों का उद्देश्य यही है कि लोगों का वेलफेयर सुनिश्चित करना, ठीक है। सेक्युलर की बात होगी। अगली जो है वो विशेषता आती है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, ठीक है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का शासन, ठीक है। डेमोक्रेसी का सिंपल क्या मतलब है, लोगों का शासन। अब डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं, जैसे कि भारत और यूएसए, ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि जैसे मान लो हम एमपी चुनेंगे, एमपी आपस में मिलकर क्या चुनेगा, प्रधानमंत्री चुनेंगे, तो वो मिलकर सरकार चलाएंगे। तो हमने किसको असाइन कर दिया, एमपी को, हमने मिलकर एमपी को चुन लिया, फिर उससे कह दिया भाई तू हमारी तरफ से शासन करा, हमारे पास ना टाइम वाइम नहीं है, ठीक है, तो हमारी तरफ से एमपी रूल करता है। तो वो क्या है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हमारा प्रत्यक्ष रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एमपी आपस में मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है। तो ये है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट में भी दो रूल है, दो टाइप है, एक तो है पार्लियामेंट्री फॉर्म, संसद, एक दूसरा है प्रेसिडेंट फॉर्म, ठीक है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो तो ब्रिटेन में और भारत में प्रचलित है, ठीक है। भारत और ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। जबकि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो कहाँ पर है, यूएसए में, लेकिन वो भी क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहाँ भी लोग ऐसे अपनी तरह ही क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, बस वहाँ पर जो सुप्रीम कौन है, प्रेसिडेंट सुप्रीम है, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों का बहुत ज़्यादा रोल होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों का बहुत ज़्यादा रोल होता है, लोग खुद से कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो कानून कौन बना सकता है, सांसद या विधायक मिलकर कानून बना सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग आपस में मिलकर भी कानून बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे वो किसी मेंबर को चुनते हैं, उनको बाद में पसंद नहीं आए तो उसको वो वापस भी बुला सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कोई एमपी चुना, अगर वो सही से व्यवहार नहीं कर रहा तो हम उसको वापस भी बुला सकते हैं। उस ऑप्शन को क्या कहते हैं, रिकॉल कहते हैं, ठीक है, कि भाई तू आजा, तेरे से नहीं हो पा रहा तो तुझे वापस बुला लेते हैं, ठीक है। इनिशिएटिव, जो कानून बनाने की प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं, इनिशिएटिव। ये टूल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, इनिशिएटिव, रिकॉल, रेफरेंडम। कुछ समय पहले ब्रिटेन अलग हुआ है ईयू से। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह, मतलब जनता की राय ली जाती है कोई भी चीज़ के बारे में कि भाई ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ तो सबसे पहले ब्रिटेन के लोगों की राय मांगी गई। उसको क्या कहा गया, रेफरेंडम कहा गया, कि भाई आप बताओ कि अलग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर लोगों ने मिलकर वोट किया तो लोगों ने किसका फेवर किया, कि हमें अलग हो जाना चाहिए, इसीलिए ब्रेक्जिट हुआ, ठीक है, ब्रिटेन अलग हो गया ईयू से। लेकिन ये क्या है, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जैसे स्विट्जरलैंड में, तो ये एक तो छोटे देशों के लिए सही है, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो हम कोई कानून बनाना चाह रहे हैं, अगर भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को लागू करें तो हम 140 करोड़ है, हर व्यक्ति के पास इतनी समझ नहीं है कानून की, ठीक है, हर व्यक्ति के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है। प्लस कोई भी कानून बनाने में कितना समय लग जाएगा, हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी तो नहीं है कि हम एक व्यक्ति से पूछ सके कि भाई ये कानून सही है या नहीं है। इतने लोगों को जागरूक, अवेयर भी नहीं है इतने लोग, ठीक है। तो ये क्या है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है भारत के लिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी, छोटे देशों के लिए ज़्यादा फेवरेबल है। इसलिए स्विट्जरलैंड में क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जबकि ब्रिटेन, भारत, यूएस, इनमें क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, और अगली चीज आती है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, गणतंत्र। भारत कैसा देश है, गणतंत्र देश है। गणतंत्र का मतलब है जो हेड ऑफ द नेशन है, हेड ऑफ द जो स्टेट है, यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति साहब है वो कैसे हैं, इलेक्टेड है। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कैसा होता है, इलेक्टेड हो, तो उसको कहेंगे रिपब्लिक। यूके में बात करें, हम ब्रिटेन की बात करें, तो वहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट है, महारानी, वो कैसी है, इलेक्टेड नहीं है, इसलिए ब्रिटेन रिपब्लिक देश नहीं है, ठीक है। तो ब्रिटेन रिपब्लिक देश नहीं है, डेमोक्रेसी है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। भारत डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक देश भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्टेड है। जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट साहब और पीएम साहब, दोनों क्या है, इलेक्टेड है, इसलिए भारत कैसा देश है, रिपब्लिक देश है। तो भारत के बारे में ये 5 चीज़ें हैं, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। हम भारत के लोग, यानी कि भारत की जनता सुप्रीम है, ठीक है। हमारा संविधान भी शक्ति कहाँ से ले रहा है, भारत के लोगों से। हमारा संविधान किसके वेलफेयर के लिए काम करेगा, भारत के लोगों के लिए। तो हमें इंडिया को कैसा बनाना है, सोवेरिन, संप्रभु राष्ट्र बनाना है, यानी कि किसी और देश का कोई भी दबाव नहीं चलना चाहिए। जैसे श्रीलंका ने चाइना से कर्ज ले लिया,
ठीक है। अब कर्ज के बोझ तले दब गया तो चाइना उसकी नीतियों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब श्रीलंका संप्रभु राष्ट्र नहीं रहा, जबकि भारत कैसा राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है, यानी कि हम अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है, किसी बाहरी देश का किसी भी दबाव में हम अपने निर्णय नहीं ले रहे। ठीक है। समाजवाद, समाजवाद का बेसिक सा मतलब है कि हमें शोषणता खत्म करनी है, शोषण एक्सप्लॉइटेशन किसी का नहीं होना चाहिए, सभी को उसकी जरूरत की चीजें मिलनी चाहिए। इसे प्राइवेट और पब्लिक दोनों का कोई रोल नहीं है। ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी भी साथ साथ चलेगी, पब्लिक प्रॉपर्टी भी साथ साथ चलेगी। ठीक है। फिर आता है सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य धर्म का आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा, राज्य न किसी धर्म को प्रमोट करेगा न डिमोट करेगा। ठीक है। राज्य के लिए कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं होगा, राज्य के लिए वो केवल नागरिक होगा। ठीक है। इसके बाद डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, समझ लिया हमने। इसके बाद रिपब्लिक, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा, न कि नॉमिनेट या कि हेरिडेटरी। जैसे ब्रिटेन में रानी कैसी है, रानी की बेटा या बेटी अगला वाला राजा या रानी। ठीक है। जबकि भारत में क्या होगा, इलेक्टेड होगा, राजा का बेटा यहाँ राजा नहीं होगा। ठीक है। तो ये बात की हमने प्रस्तावना में। सबसे पहले भारत के बारे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये है हमारे संविधान की प्रकृति। भारत की प्रकृति कैसी है, ये इन 5 शब्दों में स्पष्ट है। ठीक है। तो ये है हमारे संविधान में जो भारत की प्रकृति है, भारत कैसा राष्ट्र होगा, वो इन 5 शब्दों में डिफाइन है। ठीक है। तो इंडिया लिखकर, भारत की प्रकृति लिखकर, ये 5 शब्द लिखने, बाकी समझ में आ ही गया होगा आपको। इसके अलावा हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा संविधान भी पावर किससे ले रहा है, हमारे लोगों से ले रहा है। ठीक है। क्योंकि हमने मिलकर संविधान सभा बनाई, संविधान सभा ने मिलकर क्या बनाया, संविधान बनाया। तो हमारे जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को हमने कहाँ से एडॉप्ट किया, प्रस्तावना को हमने एडॉप्ट किया नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया उससे एडॉप्ट किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को कब लाया गया, 13 दिसंबर 1946 को इस पर डिबेट हुई, उसके बाद इसको एक्सेप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव इसका मेन बेस है। प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना होता है ओवरव्यू। ठीक है। किसी का ऊपर से देखना। ठीक है। हमारा संविधान इतने सारे पेजों का है, लेकिन आप केवल प्रस्तावना पढ़ लो, आपको क्या पढ़ा अंदाजा लग जाएगा कि संविधान में क्या क्या मोटी मोटी चीजें हैं। ठीक है। हमारे संविधान की मेन चीज क्या क्या है, तो वो हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना कैसी है, बेसिकली समरी है। जैसे 10 पेज की समरी आप 5 लाइनों में लिख दो, तो 5 लाइनें पढ़ के आपको 10 पेजों का पता चल जाएगा भाई 10 पेजों में क्या क्या है। तो वैसे ही है हमारी प्रस्तावना। ठीक है। लिखो। ठीक है। तो हमने प्रस्तावना के बारे में बात की। प्रस्तावना क्या है, हमारे संविधान का ओवरव्यू है। ठीक है। हमारे संविधान की मोटी मोटी बातें कहाँ पर लिखी हुई है, प्रस्तावना में लिखी हुई है। प्रस्तावना को हमने कहाँ से एडॉप्ट किया गया है, तो प्रस्तावना को हमने नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव लाए, नेहरू जी, उसी को आधार मानकर हमने हमारी प्रस्तावना को तैयार किया। नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव कब लेके आए, तो नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए 13 दिसंबर 1946 को। इसे एडॉप्ट या एक्सेप्ट कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को इसे एक्सेप्ट किया गया। इसमें जो पहली लाइन लिखी हुई है हमारी प्रस्तावना में, वो लिखी हुई है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे संविधान की जो मूल शक्ति है वो किसके पास है, भारत के नागरिकों के पास है, भारत के लोगों के पास है। इसमें भारत के बारे में, भारत की प्रकृति कैसी बताई गई है, तो भारत की जो प्रकृति बताई गई है उसमें कहा गया है कि भारत कैसा राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र में भारत को बनाना है। ठीक है। भारत को कैसा राष्ट्र बनाना है, संप्रभु राष्ट्र बनाना है। संप्रभुता का मतलब है कि भारत पर किसी का कोई दबाव नहीं है। ठीक है। भारत अपने निर्णय अपने इच्छा अनुसार, अपने हितों के अनुसार लेगा। ठीक है। उसके बाद आई बात सोशलिस्ट की। सोशलिस्ट का मतलब है हमें समतावादी समाज बनाना है। कैसा समाज बनाना है, समतावादी। ठीक है। असमानता नहीं होना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। ठीक है। तो इस समानता को दूर करना ही भारत के संविधान का लक्ष्य है। ठीक है। फिर बात की हमने सेक्युलरिज्म की, यानी कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, भारत देश का कोई धर्म नहीं है। ठीक है। भारत के लिए सर्वधर्म संभव है। ठीक है। यहाँ सभी धर्म भारत के लिए क्या है, समान है। भारत ना तो किसी धर्म को प्रमोट करेगा, न किसी धर्म के अगेंस्ट जाएगा। ठीक है। भारत के लिए सभी लोग न धर्म के व्यक्ति नहीं होकर क्या है, नागरिक है। भारत के लिए सभी लोग कैसे हैं, नागरिक है। न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। कैसा है कि वो भारत का नागरिक है, इंडियन सिटीजन है। ठीक है। फिर बात की हमने डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी की 2 बातें की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है। इनडायरेक्ट जहां हम एमपी चुनेंगे, एमपी चुनकर एमपी आपस में मिलकर प्रधानमंत्री को चुनेंगे, तो ये कैसा है, इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट हमने सीधा ही मिलकर प्रधानमंत्री चुन लिया, तो ये कैसा है, डायरेक्ट फॉर्म। जैसे कि स्विट्जरलैंड में। इनडायरेक्ट फॉर्म जैसे कि इंडिया में, यूके में। फिर उसके बाद आई रिपब्लिक, यानी कि हेड ऑफ द जो स्टेट है, हमारा जो प्रेसिडेंट साहब है वो कैसे हैं, इलेक्टेड। ठीक है। तो जहाँ भी हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द नेशन जो है इलेक्टेड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। अब ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में क्या है,
जन्म जाते, जो रानी है आगे उसका बेटा बेटी राज करेगा, ठीक है। तो वहाँ पर हेड ऑफ द जो स्टेट है वो इलेक्टेड नहीं है, इसलिए ब्रिटेन रिपब्लिक राष्ट्र नहीं है। भारत डेमोक्रेसी, यहाँ लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है, ठीक है। जबकि ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन गणराज्य नहीं है वो, ठीक है। तो ये भारत और यूके में अंतर भी हो जाता है, क्योंकि हमने हमारा जो संसद पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। लेकिन हमने वहाँ से डेमोक्रेसी तो लिए, लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है वो नहीं लिया, ठीक है। वहाँ राजा का बेटा राजा, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कैसा है, इलेक्टेड रिपब्लिक सिस्टम लिया है हमने। आगे बात करते हैं, ये तो होगी इंडिया के बारे में 5 बातें। कौन कौन सी है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। सोशलिस्ट, सबसे पहले सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक है। इंडिया के बारे में ये 5 बातें हैं, यानी कि भारत के संविधान की प्रकृति या भारत की प्रकृति कैसी होगी, इन 5 शब्दों में डिफाइन है। अब बात करेंगे उद्देश्य कि हमारे उद्देश्य क्या क्या है। हमारे संविधान के जो उद्देश्य है वो क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज आती है न्याय, इसको कहते हैं जस्टिस। जस्टिस 3 प्रकार का होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। हमारे जो संविधान का उद्देश्य क्या है, एक तो क्या है, सभी लोगों तक न्याय की पहुंच। अब न्याय के 3 प्रकार होते हैं। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब है शोषण को समाप्त करना, जो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर जो शोषण होता है, ठीक है। जैसे तू इस जाति का है, मैं इस जाति का हूँ, मेरी जाति ऊंची है, तेरी नीची है, ठीक है। तो ये कैसा है, सामाजिक भेदभाव है। तो हमारे सामाजिक भेदभाव को समाप्त करके एक समतावादी समाज का निर्माण करना क्या है, सामाजिक न्याय है, ठीक है। कैसा न्याय है, सामाजिक न्याय है, ठीक है। उसके बाद आर्थिक न्याय, ठीक है। आर्थिक न्याय में क्या है, सभी को रोजगार मिले, सभी को क्या मिले, रोजगार मिले, सभी को रोजगार मिले, सभी को समान वेतन मिले। जैसे महिला और पुरुष के वेतन में अंतर है, ठीक है। महिला और पुरुष में के वेतन में क्या है, अंतर है, यानी कि वहां पर क्या है, आर्थिक न्याय की कमी है, ठीक है। तो क्या है, समान वेतन मिलना चाहिए, सभी को रोजगार मिलना चाहिए। इसी के लिए क्या चलाया गया है, नरेगा चलाया गया है। और अभी हम राजस्थान के संदर्भ, राजस्थान की बात करें तो कौन सी स्कीम चलाई गई है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना चलाई गई है, जो कि मनरेगा के समान ही है, लेकिन वो शहरी क्षेत्रों में कार्यरत है, ठीक है। इसके आधार पर आर्थिक असमानता को समाप्त करना, आर्थिक असमानता को समाप्त करना। जो आर्थिक आधार पर हमारे यहाँ असमानता है, बहुत ज़्यादा असमानता है, उसको समाप्त करना, सभी को रोजगार प्रदान करना, समान वेतन मिलना, ये सब क्या है, आर्थिक न्याय है, ठीक है। ये सब जब हो जाएगा तब कैसा है, आर्थिक न्याय स्थापित हो जाएगा। उसके बाद बात करें राजनीतिक न्याय, सभी को वोट देने का अधिकार, ठीक है। चुनाव कैसा होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होने चाहिए, निष्पक्ष व न्याय संगत चुनाव होना चाहिए, न्याय संगत चुनाव होना चाहिए। चुनाव में मनी और मसल पावर, ठीक है, डकैतों की सहायता से मैंने अपने इच्छानुसार वोट डलवा लिए या पैसा फेंक के अपनी इच्छानुसार वोट डलवा लिए, तो वो क्या है, राजनीतिक जस्टिस नहीं है। इसके अलावा कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, जो पैसे वाला है वही इलेक्शन नहीं लड़ेगा, जिसके पास नॉर्मल बिल्कुल भी पैसा नहीं है वो भी इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किसमें आ जाती है, राजनीतिक न्याय में आ जाती है। सामाजिक न्याय, सामाजिक आधार पर जो भी भेदभाव होते हैं उन सबको समाप्त कर समतावादी समाज का निर्माण करना सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय, आर्थिक आधार पर जो भी शोषण होते हैं उन सबको समाप्त करके आर्थिक न्याय स्थापित किया जा सकता है, और राजनीतिक न्याय, ठीक है। इसके लिए हमारे संविधान में प्रोविजन भी है, जैसे इन दोनों को पूरा करने के लिए तो नीति निर्देशक तत्व, आगे हम सबको पढ़ेंगे, और इसको पूरा करने के लिए फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार, और ये क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये समझ में आ गया। न्याय क्या है, 3 तरह के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो उद्देश्य में क्या है, एक तो न्याय स्थापित करना, समाज में क्या है, न्याय स्थापित करना। न्याय वो नहीं है जज साहब ने न्याय दे दिया, वो वाला न्याय नहीं है, न्याय की थोड़ी ब्रॉडर डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये न्याय। दूसरी बात आती है लिबर्टी, हिंदी में कहते हैं इसको लिबर्टी, हिंदी में कहते हैं इसको स्वतंत्रता। स्वतंत्रता एक फ्रीडम भी होता है, ठीक है, लेकिन फ्रीडम और लिबर्टी में अंतर है, ठीक है। फ्रीडम और लिबर्टी में क्या है, अंतर है। हिंदी में दोनों का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता,
लेकिन यहाँ दोनों में अंतर है। लिबर्टी में यहाँ क्या है, लिमिट लग जाती है। स्वतंत्र मतलब आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। जैसे कि आपकी इच्छा करे कि सर पे जाने वाले का माथा फोड़ दे तो उसका माथा फोड़ सकते हो, स्वतंत्र। लेकिन यहाँ पर क्या है, नहीं, माथा नहीं फोड़ सकते, क्राइम है ये, ठीक है। तो ये क्या है, लिमिट है यहाँ पर, ठीक है। आप जो भी चाहे वो चीज़ नहीं कर सकते। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो, जो भी आपकी मर्जी करे वो कुछ भी बोल सकते हो। अगर ये कुछ भी बोल सकते हो तो फ्रीडम में, लेकिन ऐसा बोलो जो सामने वाले को बुरा नहीं लगे, तो वो किस में आ जाएगा, लिबर्टी में आ जाएगा, ठीक है। आप सामने वाले में गालियाँ निकाल रहे हो, फ्रीडम, ठीक है, बोलने की आज़ादी, लेकिन लिबर्टी नहीं, आप निकाल नहीं सकते क्योंकि ये क्राइम है, ठीक है। संविधान इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। तो लिबर्टी में क्या क्या चीज़ें, लिबर्टी में एक तो है थॉट, विचार, आप जैसा मर्जी करें वैसा सोच सकते हो, विचार सकते हो, ठीक है। आपको इसकी पूरी आज़ादी है, आप पर इस पर रोक नहीं है, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, जो भी विचार आपने सोचा है उसको आप अभिव्यक्त भी कर सकते हो। जैसे आपकी साइकिल चलाने की इच्छा दिमाग में आया, कि विचार आया साइकिल चलानी, आपने साइकिल चला ली, अभिव्यक्ति है। लेकिन कई समाजों में ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती। जैसे कि राजतंत्र की बात करें तो वहाँ पर अपनी इच्छा का काम करने की आज़ादी नहीं होती, ठीक है। तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती, एक्सप्रेशन, आपको दूसरे के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो यहाँ पर विचार की भी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। बिलीव, विश्वास, जिस भी चीज़ों पर आपका विश्वास करे वो चीज़ें आप मान सकते हो, ठीक है। तो बिलीफ की भी स्वतंत्रता है यहाँ पर। फिर आता है धर्म और उपासना। ये धर्म हुआ रिलीजन वाला नहीं है, इंग्लिश में सही लिखते हैं फेथ, आस्था, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आस्था, लेकिन हिंदी में लिखा हुआ है धर्म, ठीक है। तो धर्म और इंग्लिश में क्या है, फेथ, मतलब रिलीजन वाला धर्म नहीं है ये, धर्म का थोड़ी ब्रॉडर डेफिनेशन है, ठीक है। तो धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इंग्लिश में कहते हैं इसको वर्शिप। तो ये कुछ स्वतंत्रता मिली हुई है। ये आगे, ये हमारे किस में लिखी हुई है, आर्टिकल 19 में या आर्टिकल 25 से 28 में। आगे चलकर हम एक एक आर्टिकल को जब डिटेल में पढ़ेंगे तब है, ठीक है। तो हमने पहले बात करी भारत की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो भारत के बारे में हमने 5 बातें देखी, सोशलिस्ट, सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। उद्देश्यों की बात करें तो सभी लोगों में न्याय की स्थापना, स्वतंत्रता, कौन कौन सी स्वतंत्रता मिले जहां लोगों को, भारत के नागरिकों को, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। जिस भी चीज़ में उनका विश्वास है वैसा ही वो फेथ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। किसी को यहाँ पर पट्टी बांध कर माता जी के जयकारे लगाने लगा सकता है, ठीक है, उसका उसमें विश्वास है तो उसको ऐसे करने की स्वतंत्रता भी है, ठीक है। लेकिन लिबर्टी है, पूरी स्वतंत्रता नहीं है, कुछ लिमिटेशन है, कुछ अपवाद है, ठीक है। कुछ क्या है, अपवाद है। जैसे कि आपको 11 बजे बाद जागरण करने की इच्छा हुई, इधर बच्चों के एग्जाम है, ठीक है, तो ये स्वतंत्रता में तो बजाऊंगा, लेकिन लिबर्टी क्या कहती है कि नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो कुछ क्या है, अपवाद भी है, कुछ लिमिटेशन लगाई हुई है, पूरी स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। तो लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर समझ में आ गया। हिंदी में तो स्वतंत्रता ही लिखा मिलेगा, लेकिन इंग्लिश में अंतर है। फ्रीडम और लिबर्टी दोनों वर्ड में क्या है, अंतर है। लिबर्टी का मतलब है लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशन है भाई, पूरी स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। तो ये न्याय और स्वतंत्रता, इन दोनों को लिखो, अभी कुछ चीज़ें और बची हुई है, ठीक है। प्रकृति देख ली, उद्देश्यों में हमने 2 उद्देश्य देख लिए, न्याय का और स्वतंत्रता का, ठीक है। भारत के लोगों को क्या है, न्याय भी मिलना चाहिए और स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें किसके लिए की जा रही है, भारत के लोगों के लिए की जा रही है। संविधान किसके अनुसार चलेगा, भारत के लोगों के लिए है संविधान, ठीक है। संविधान की मूल शक्ति किसके पास है, लोगों के पास है, भारत के जनता के पास है। तो लिबर्टी होगी, इसके बाद आती है इक्वेलिटी। शब्दों को समझना, इक्वेलिटी हिंदी में मतलब होता है समानता, ठीक है। एक टर्म आती है इक्वेलिटी और दूसरी टर्म आती है इक्विटी, क्षमता। दोनों का मतलब समान समान जैसा ही है, लेकिन अंतर है, ठीक है। इक्वेलिटी क्या है, जैसे मान लो ये स्टेडियम है, ठीक है, मैच देख रहा है यहाँ पर एक बड़ा व्यक्ति, एक मैच देख रहा है यहाँ पर विकलांग व्यक्ति, ठीक है। और समानता तो क्या है कि दोनों को बराबर प्लेटफॉर्म दे दो तो ये मैच नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, समानता नहीं है, ठीक है। समानता तो है,
समानता तो क्या है भाई, दोनों को बराबर चीजें दे दी भाई, आप यहाँ से खड़ा होकर देखो दोनों की ऊंचाई समान है, ठीक है। तो समानता में क्या है, इसको फायदा नहीं मिल रहा, ठीक है, इसको तो मिल रहा है, इसको फायदा नहीं मिल रहा, यानी कि समानता ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। समानता से सबके साथ न्याय नहीं कर सकते आप। अब समता क्या कहती है, समता कहती है कि ऐसा करो, यहाँ पर एक स्टूल लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, एक बेंच लगा दो या स्टूल लगा दो, ताकि ये भी इस पर इसके बराबर हो जाए। लेकिन ये क्या है, फेयर चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समानता नहीं है, ठीक है, यहाँ पर समानता नहीं है, यहाँ पर समानता है लेकिन न्याय नहीं है, ठीक है। लेकिन इक्विटी, यहाँ पे स्टूल लगाते हैं न्याय स्थापित हो जाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से दोनों में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो समता का क्या मतलब है कि असमान व्यवहार करना, असमान व्यवहार करना, असमान व्यवहार किया हमने, स्टूल लगा दिया, ठीक है, असमान व्यवहार करना ताकि समानता स्थापित हो सके, ताकि समानता स्थापित हो सके। अब वास्तव में समानता स्थापित हो रही है क्योंकि मेज देख पा रहे हैं दोनों, पहले एक मेज नहीं देख पा रहा था, ठीक है, तो वास्तव में समानता नहीं थी, ऐसे तो समानता थी लेकिन वास्तव में समानता नहीं थी। इक्विटी का क्या मतलब है, असमान व्यवहार करना ताकि समानता स्थापित हो सके। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रिजर्वेशन। गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन इसी के लिए दिया था, जो आरक्षण था पहले, निचली जो पिछड़ी जातियां हैं उनको क्या है, उनके पास इतने रिसोर्सेज थे नहीं, ठीक है, ये ऊंची जातियां, ये नीची जातियां, हमने उनको रिजर्वेशन का स्टूल दे दिया, तो इससे क्या है, बराबरी पे आ जाए वो, इसीलिए हमने क्या दिया, रिजर्वेशन का स्टूल दे दिया हमने, ठीक है। समझ में आ गया, समानता और समता। अब समानता जो है उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा मतलब स्टेटस, वही बात आ गई, राजा जी नहीं है, कोई जमींदार साहब नहीं है, ठीक है, सब क्या है, भारत के नागरिक है, ठीक है। अब इस चीज को फुलफिल करने के लिए क्या दे दिया, सबको वोट का अधिकार दे दिया, ठीक है। भाई कोई राजा हो, वोट हो, एक ही वोट मिलेगा सबको, यूँ नहीं है कि भाई राजा हो तो उसका वोट 50 के बराबर गिना जाएगा, सभी का एक ही वोट गिना जाएगा, क्योंकि हम कैसी चाह रहे हैं, समानता चाह रहे हैं, ठीक है। तो समानता का मतलब यही है, तो समानता प्रतिष्ठा की समानता, इसीलिए जो हमारी टाइटल लगे हुए होते थे पहले, उनको हटा दिया गया। टाइटल कैसे कि राजाधिराज फलाना साहब, ठीक है, महाराज दिगड़ा साहब, तो ये टाइटल क्या कर दिए, हटा दिए गए। सबके को क्या है, अब गवर्नमेंट जिसको जो टाइटल देगी, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, यही है केवल, ठीक है, बाकी सब समान है, ठीक है। जो पुराने टाइटल है उन सबको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो अवसर की, एक तो प्रतिष्ठा की समानता, मतलब भारत के लिए सभी नागरिक है, ठीक है, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, सभी की प्रतिष्ठा क्या है, समान है, सभी का स्टेटस क्या है, समान है, ठीक है। अवसर की समानता, अब सभी को समान अवसर मिले हर चीज का, ठीक है, सभी को क्या मिले, समान अवसर मिले, इसीलिए रिजर्वेशन दिया है हमने, ठीक है, ताकि सभी क्या है, समान अवसर, सभी को क्या मिल जाए, समान। 500 रुपये बड़े आदमी की फीस, 100 रुपये कमजोर की फीस, अगर ये भी 500 रुपये का ही फॉर्म कर देंगे तो ये भर पाएगा क्या, नहीं भर पाएगा, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, अवसर की समानता प्रोवाइड करने के लिए फीस कम कर दी, ठीक है। फॉर्म में आप देखते हो फीस का अलग अलग होना, तो ये है समानता वाली बात, ठीक है, इक्विलिटी। अब आती है लास्ट में फ्रेटर्निटी, बंधुत्व या भाईचारा, बंधुत्व या भाईचारा। भाईचारा कैसा होना चाहिए, भारत के सभी लोगों में कैसा भाईचारा होना चाहिए, तो भाईचारे के बारे में क्या क्या है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्नी का मतलब होता है गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। अब इसका क्या मतलब है, बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व का क्या मतलब है, जैसे 4 जने मिलकर आप किसी की मजाक नहीं उड़ा सकते 5वें व्यक्ति की, ठीक है, उसमें कुछ भी दोष है, जैसे सपोज करो कोई नेत्रहीन है तो आप उसकी मजाक नहीं उड़ा सकते 5 जने मिलकर, क्योंकि उसकी गरिमा खंडित हो रही है, तो ऐसा बंधुत्व नहीं होना चाहिए, ठीक है, बंधुत्व ऐसा नहीं होना चाहिए। बंधुत्व कैसा होना चाहिए, जिसमें व्यक्ति की गरिमा की भी रक्षा हो, ठीक है, व्यक्ति की क्या हो, गरिमा की भी रक्षा हो, ऐसा बंधुत्व होना चाहिए। यूँ नहीं है कि 100 जने मिलकर किसी को मार रहे हो, ये बंधुत्व हो गए, 100 जने मिल रहे हैं आपस में, लेकिन एक को मार रहे हो, ये गलत है, ठीक है। इसकी गरिमा की भी रक्षा, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा की रक्षा होना चाहिए, ऐसा बंधुत्व होना चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन,
यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की एकता व अखंडता की रक्षा होना चाहिए। राष्ट्र की एकता व अखंडता की रक्षा होनी चाहिए, ऐसा बंधुत्व होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं हम, उत्तरी पूर्वी भारत की बात करते हैं। वहां पर क्या चलाया गया, वहां पर चलाया गया कि हमें अलग से राष्ट्र चाहिए नागा जातियों का। ठीक है, नागा जातियों को क्या चाहिए, अलग से राष्ट्र। तो नागा आपस में बंधुत्व तो शो कर रहे हैं, लेकिन वह राष्ट्र की यूनिटी के लिए खतरा है और अखंडता के लिए खतरा है। ठीक है, तो ऐसा बंधुत्व को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि पंजाबियों के द्वारा मिलकर खालिस्तान की मांग की जाती है, तो वो भी क्या है, एकता व अखंडता के अगेंस्ट है, लेकिन बंधुत्व तो है। लेकिन बंधुत्व कैसा होना चाहिए कि एकता व अखंडता भी सुनिश्चित हो और व्यक्ति की गरिमा भी सुनिश्चित हो। समझ में आ गया? यहाँ पे लिख लेना, एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो, जैसे नागालैंड, नागालियम कहते हैं उसको, ये अलग से राष्ट्र की मांग कर रहे थे, नागा जातियों का खालिस्तान। ये क्यों गलत है, क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता के अगेंस्ट है ये। ठीक है, ये यूनिटी और इंटीग्रिटी को, अब बंधुत्व को कैसे जोड़ेंगे इससे, राष्ट्र की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित हो, इसको बंधुत्व के कैसे जोड़े कि एकल नागरिकता दे दी। क्या दे दी? एकल नागरिकता दे दी, कि पूरा, चाहे वो असम का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे महाराष्ट्र को हो, सभी क्या है, भारत का नागरिक है। जबकि यूएस में क्या है, वहाँ स्टेट की भी अलग से सिटीजनशिप है। ठीक है, आप कौन से स्टेट को है उसकी अलग से नागरिकता है, और पूरे यूएसए की अलग से नागरिकता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, एक ही नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, ना आप राजस्थान के वासी हो, आप क्या हो, भारत के निवासी हो, भारत के नागरिक हो। ठीक है, आप राजस्थान के नागरिक नहीं हो, आप राजस्थान के निवासी हो सकते हो, लेकिन नागरिक केवल और केवल कहाँ के होंगे, भारत के होंगे। इसी प्रकार सभी राज्यों के लोग केवल और केवल भारत के नागरिक होंगे, तो उनको ये बंधुत्व शो कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, बंधुत्व शो कर रहे हैं। तो बंधुता में दो चीजें आएगी कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित होनी चाहिए। यूं नहीं है आप 5 जने मिलकर किसी को टॉर्चर कर रहे हो। ठीक है, ऐसा बंधुत्व नहीं चलेगा। प्लस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की भी रक्षा होनी चाहिए, ऐसा बंधुत्व शो करोगे। ठीक है, इसके लिए हमने एकल नागरिकता डाल दी। ठीक है, जो ये लिबर्टी पढ़ी हमने, इक्विलिटी पढ़ी और फ्रेटर्निटी पढ़ी। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये जो तीनों बातें ये कहाँ से ली है हमने, हमारे जो प्रस्तावना में 3 बातें ये कहाँ से ली गई है। एक फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो ये फ्रांस की क्रांति के मूल विचार है तीनों। किसके मूल विचार है, फ्रांस की क्रांति की। ठीक है, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, 1789 से 99 तक चली। ठीक है, तो ये फ्रांस की क्रांति का मेन मोटिव है। ठीक है, उसका क्रक्स अगर हम निकालें तो ये 3 बातें निकल कर सामने आई, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो हमने हमारे संविधान में ली है। ठीक है, तो हमने हमारी प्रस्तावना में बात कर ली कि इसकी प्रकृति, भारत की प्रकृति कैसी होगी। उसके लिए हमने कहा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 जो बातें हैं, ठीक है, ये तो हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे। उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान का मेन उद्देश्य क्या है, सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करना। न्याय कैसा होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करना। फिर आती है लिबर्टी। ठीक है, स्वतंत्रता मिले, कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना वाली स्वतंत्रता मिले। ठीक है, इक्वलिटी, तो स्टेटस की इक्वलिटी होनी चाहिए और अवसर की भी इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने बात की बंधुता की। तो ये हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। ठीक है, हमारे प्रस्तावना में क्या क्या उद्देश्य लिखे हुए हैं, तो बातें होगी, भारत के बारे में भी होगी और उसके नागरिकों के बारे में होगी। भारत के बारे में वो 5 बातें और नागरिकों के बारे में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये 4 बातें किसके बारे में होगी, भारत के नागरिकों के बारे में होगी। ठीक है, इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं। लिख लो। तो 2 चीजें अब देख लेते हैं एक साथ। ठीक है, तो जो तीनों बातें हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों कहाँ से ली है, फ्रांस की क्रांति से ली है। ठीक है, पूछ ले आपसे कि ये चीजें कहाँ से ली गई है, तो फ्रांस की क्रांति से ये तीनों चीजें ली है। तो प्रस्तावना में अगर हम बात करें, प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रीएम्बल, इसमें 2 चीजें निकल कर आई। एक तो इंडिया के लिए, भारत के लिए, एक उसके नागरिकों के लिए या इंडियंस के लिए, सिटीजन, भारत के नागरिकों के लिए। भारत के लिए कौन कौन सी बातें थी, सोवेरेनिटी,
संप्रभुता, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, गणतंत्र, लोकतंत्र, तांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, समाजवादी। ठीक है, तो इंडिया के लिए 5 बातें, पांचों का मतलब समझ में आ गया। और लोगों को क्या चाहिए, हमारे भारत की प्रकृति तो ये होगी, और लोगों को क्या क्या चाहिए, न्याय, जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इसके अलावा क्या चाहिए, समानता, स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वलिटी, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में ये बातें, और ये नागरिकों के संबंध में, नागरिकों के ये चीजें मिले, ऐसा कौन सुनिश्चित करेगा, हमारा संविधान सुनिश्चित करता है। ठीक है, फिर बाद में देखेंगे कि इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से आर्टिकल है, क्या क्या चीज़ों का प्रोविज़न किया गया है। फिर हम जब वहाँ पर आर्टिकल्स की बात करेंगे तब हम वहाँ से थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़ें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कब एक्सेप्ट किया गया, भारत के संविधान को कब एक्सेप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949 को। कब एक्सेप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक है, कुछ प्रोविजन इस दिन लागू हो गए और कुछ 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि ज़्यादातर प्रोविजन 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, इसलिए हम गणतंत्र दिवस उसी दिन मनाते हैं। ठीक है, इसको विधि दिवस या संविधान दिवस भी कहते हैं। ठीक है, विधि दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर को। पूछ ले आपसे कि 26 नवंबर अभी निकला ही है। ठीक है, 1949, विक्रम संवत्ता 2006, आइडिया लगा लोगे 57 जोड़ के। ठीक है, तो ये डेट लिख लेना। हालांकि पूरे आर्टिकल लगभग 16 के आसपास अनुच्छेद इसी दिन लागू किए गए, तो 16 ही लागू किए गए, बाकी के 395 से बाकी बचे 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। ठीक है, इसीलिए हम हमारा जो मेन संविधान का जो लागू करना मानते हैं वो कब से मानते हैं, 26 जनवरी 1950 से। बाकी लागू कब हो गया था, इस दिन, क्योंकि इस दिन कुछ ही प्रोविजन लागू हुए थे, इसीलिए जो हमारा मेन लागू होता है वो 26 जनवरी 1950 को मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसको लिखोगे। बंद कर दोगे ना, ठीक है। तो प्रस्तावना में भारत की प्रकृति कौन सी होगी और हमारे संविधान के उद्देश्य क्या क्या होंगे वो दोनों देख लिए हमने। लागू कब किया गया इसको, ये इसके 16 आर्टिकल है वो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए, बाकी के जो शेष आर्टिकल है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए और बाकी के कौन कौन, जो बाकी के जो शेष बच जाएंगे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। अब जो सबसे काम की बात बनती है, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा है प्रस्तावना में, वो है एक तो संशोधन। हमारी जो प्रस्तावना है इसमें एक ही बार संशोधन हुआ है। ठीक है, एक ही बार संशोधन हुआ है, संशोधन, इसको कहते हैं अमेंडमेंट। क्या कहते हैं, अमेंडमेंट। एक आर्टिकल पड़ता है 368, इसके तहत संविधान में क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। याद रखना है ये आर्टिकल, आगे पढ़ेंगे भी सही क्या क्या प्रक्रिया है संविधान संशोधन की। ठीक है, तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में क्या किया जाता है, संशोधन। तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया जिसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, या 42वां संविधान संशोधन कह सकते हो आप, 1976 में। इसके द्वारा संविधान में पहली और आखिरी बार, ठीक है, पहली बार, और उसके बाद में अभी तक कभी भी प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं हुआ। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सीधा पूछ ले आपसे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा
प्रस्तावना में संशोधन किया गया। तो कौन सा है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, सन भी याद रखना है। क्या संशोधन किया गया? इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन से 3 शब्द जोड़े गए? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये जो 3 शब्द जोड़े हैं इसमें से 2 तो हमने इंडिया के लिए देखे और एक बंधुत्व में आया इंटेग्रिटी। ठीक है, ये तीनों शब्द जो जोड़े गए वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। पहले ये तीनों शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं थे। ठीक है, पहले ये तीनों शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं थे। ये जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। अब वो पूछ ले आपसे, एक तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि किसके द्वारा संविधान संशोधन किया गया? तो 42वें के द्वारा। क्या संशोधन किया गया? कि ये 3 शब्द जोड़े गए। वो ऐसा भी पूछ लेगा कि 3 तो ये दे देगा, ऑप्शन में एक कोई चीज़ अलग दे देगा, जैसे लोकतंत्र दे दिया या गणराज्य दे दिया। ठीक है, 3 ये रहने देगा कि इसके द्वारा इनमें से क्या नहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो एक अलग दे देगा और 3 ये दे देगा। ठीक है, या वो ऐसे भी पूछ सकता है इनडायरेक्ट रूप से कि इनमें से मूल प्रस्तावना में क्या निहित नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, क्योंकि ये मूल में नहीं है, ये बाद में जोड़े गए। ठीक है, कब जोड़े गए? ये 42वें 1976 के द्वारा। ठीक है, प्रस्तावना तो हमारी 1949 की है। ठीक है, तो ये बाद में, तो ये ध्यान रखना थोड़ा माइंड में कि मूल में क्या नहीं है, ये बाद में जोड़े गए। ठीक है, अब आते हैं इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट केस। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी प्रस्तावना में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद कुछ केसेज आते हैं जिन्हें हम कहते हैं वाद। क्या कहते हैं? वाद। उसमें अलग अलग चीज़ें आती है। जो पहला केस आता है वो आता है बेरूबाड़ी केस, बेरूबाड़ी वाद। कब का है? 1960 का। ठीक है, ये सारे जो भी वाद पढ़ेंगे ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय हैं, क्योंकि हमारे संविधान की जो व्याख्या का अधिकार है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट का। जैसे हमारे संविधान में कोई भी चीज़ लिखी हुई है, अगर वो चीज़ हमारे समझ नहीं आ रही है या उस चीज़ का लोग अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि इस चीज़ का क्या मतलब है, क्योंकि हमारे संविधान ने जो पावर दी है व्याख्या की, संविधान की व्याख्या की जो पावर दी है वो किसको दी है? सुप्रीम कोर्ट को दी है, उच्चतम न्यायालय को दी है। ठीक है, तो उसी के द्वारा दिए गए ये जजमेंट है। ठीक है, तो बेरूबाड़ी वाद 1960 का। ठीक है, बेरूबाड़ी वेस्ट बंगाल में एक जगह पड़ती है। ये कुछ जगह हमने किसको दी थी? बांग्लादेश को दी थी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही ये बात था, बेरूबाड़ी वाद 1960। इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि जो हमारी प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, बात पे गौर करना कि हमारी जो प्रस्तावना है, संविधान में हमारे कितने भाग है? 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। उनमें से संविधान में प्रस्तावना अलग से किसी भाग में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, प्रस्तावना एक अलग से कागज है। ठीक है, प्रस्तावनाओं को आप अलग मान सकते हो और 22 अलग है। तो हमारा ये बेरूबाड़ी वाद ये कहता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। जो प्रस्तावना है वो क्या है? संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, ये पूरा जजमेंट ऐसे ही ध्यान रखना है। पूछेगा वो कि किसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो किसमें कहा गया कि संविधान का भाग नहीं है? बेरूबाड़ी वाद या बेरूबाड़ी केस में कहा गया। ठीक है, कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आर्टिकल 368 क्या कहता है? कि आर्टिकल 368 ये कहता है कि आप आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, तो आर्टिकल 368 के तहत यहाँ संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाग में ही किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, तो आर्टिकल 368 के द्वारा संशोधन नहीं। ठीक है, संशोधन नहीं। क्लियर है? ठीक है, कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। अब आर्टिकल 368 के द्वारा आप संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकते हो, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, इसलिए आर्टिकल 368 के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है प्रस्तावना में। ठीक है, इस वाद में यह कहा गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है वो आता है केशवानंद भारती। ये केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे जब भी हम पॉलिटी चलेगी ये बहुत ज़्यादा आएगा, ये केशवानंद भारती केस वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, कब का है? 1973 का। इसकी डेट भी ध्यान रखनी है। केस जो भी है इनकी डेट भी ध्यान रखनी है
क्योंकि वो पूछ लेगा आरोही अवरोही क्रम में, ठीक है। तो केशवानंद भारती कब का है, 1973 का है, ठीक है। कब का है, इसमें सबसे ज़्यादा जजों की बैठक हुई थी, 13 जज बैठे थे जब ये केस चला था, ठीक है। कितने जज बैठे थे, 13 जज बैठे थे। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें इसको पलट दिया गया, ठीक है। इसमें इसको क्या कर दिया गया, पलट दिया गया। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया न्यायालय का ये होता है, आज ये कह रही है तो 4-5 महीनों बाद कोई नया केस आएगा तो उसमें उसको अलग से व्याख्या कर दी जाएगी, संदर्भ के हिसाब से व्याख्या चलती है, ठीक है। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग व्याख्या चलती है। यहाँ तो कह दिया कि संविधान का भाग नहीं है, यहाँ पर कहते, इस केस में कहती है कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है। प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है, ठीक है। यहाँ तो नहीं है और यहाँ है। पूछेगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये किस्म के द्वारा कहा गया, केशवानंद भारती केस में कहा गया, ठीक है। तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें यह भी कहा गया केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस में यह भी कहा गया कि एक तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, संशोधन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये संशोधन जो भी करोगे, इससे इसकी जो मूल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इससे इसकी जो हमारी मूल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। आप कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकते जिससे, जैसे ये संविधान संशोधन कर दिया, ठीक है, ये संशोधन कर दिया लेकिन इससे उनकी मूल प्रकृति चेंज नहीं हो रही, ठीक है। आप जैसे मान लो हमारे इसमें लोकतंत्र लिखा हुआ है, आप ये हटा दो तो मूल प्रकृति चेंज होगी, जो मेन चीज़ है वही चेंज होगी, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। संविधान ऐसा होना चाहिए जिससे इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर। आगे पढ़ेंगे हम बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। अभी ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन ऐसा होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर जो उसका मूल ढांचा है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा संशोधन मान्य होगा। अगर संविधान ऐसा संशोधन करता है जिससे कि इसका मूल ढांचा चेंज हो जाए तो ऐसे संशोधन नहीं चलेगा, ठीक है। न्यायालय उसको क्या कर देगा, खारिज कर देगा। जब भी कोई संविधान संशोधन होता है वो कहाँ पर जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट देखता है कि भाई यहाँ ये संविधान संशोधन इसकी मूल प्रवृत्ति के अनुसार है कि नहीं है। अगर उसके अनुसार नहीं होगा तो उसको खारिज कर देगा, ठीक है। तो ये आ गया समझ में, ये आ गया। इसके बाद एक और चीज, प्रस्तावना में जो भी प्रोविजन लिखे हुए हैं, ठीक है, प्रस्तावना में जो भी प्रावधान है, ये सब चीजें हम लिखे हुए हैं, ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। प्रवर्तनीय का मतलब है कि कोर्ट, आप सीधे कोर्ट में जाकर उनको प्रवर्तन, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, जस्टिकेबल नहीं है, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। जस्टिकेबल नहीं है, ठीक है, न्यायिक प्रवर्तन नहीं, ठीक है। जैसे कि मान लो और जगह तो क्या है, कोई चीज़ लिखी हुई है, जैसे मूल अधिकार में कोई चीज़ है, मूल अधिकार में देखें तो मूल अधिकार में कोई चीज़ लिखी हुई है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे कि आपने कोई किताब लिखी, उस पर बैन लगा दिया, आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। सुप्रीम कोर्ट उससे कह सकता है कि भाई ये हटाओ, ठीक है। अगर वो सब चीज़ें संविधान के अनुसार है तो उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार को जो है रक्षा करने का अधिकार किसको है, संविधान, और संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इसमें प्रस्तावना में ऐसा नहीं है। प्रस्तावना में जैसे लिखा हुआ है समाजवाद, ठीक है, आप तो कि समाजवाद को इम्प्लीमेंट करवाओ, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो न्यायिक प्रवर्तक नहीं है, ठीक है, जस्टिकेबल नहीं है। बाकी ये तो दोनों समझ में आ ही गए होंगे। अब ये किसमें कहा गया कि भाई प्रस्तावना जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट धीरे धीरे पढ़ेंगे, मूल अधिकार में आएगा ये, ठीक है। तो धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। ये पहली क्लास है आज, तो थोड़ा अजीब सा लग सकता है, पर धीरे धीरे जैसे 2-4 क्लासें कंटिन्यू होगी तो वैसे वैसे धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। एक और केस आता है मिनर्वा मिल्स, कब का है ये, 1980 का। बॉम्बई, एसआर बॉम्बई केस।
ये कब का है? 1994 का। इसमें क्या कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है? मूल ढांचा है। ठीक है, प्रस्तावना क्या है? संविधान के मूल ढांचे में शामिल है। ठीक है, प्रस्तावना क्या है? किस में शामिल है? संविधान के मूल ढांचे में शामिल है। तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? प्रस्तावना के प्रावधान हमने पहले देख लिए। सबसे पहले तो ये कि संविधान में प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया है, वो भी किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसमें 3 वर्ड जोड़े गए हैं। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मूल में क्या क्या है और क्या नए जोड़े हैं। 3 शब्दों को छोड़कर सारे मूल में आ जाएंगे। ठीक है, 3 नए जोड़े गए हैं। ठीक है, किसके द्वारा जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, कुछ केसेज इससे रिलेटेड देखें हम, तो सबसे पहले आता है हमारा बेरूबाड़ी केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, इसलिए आप 368 के द्वारा संविधान संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, केशवानंद भारती में यह कहा कि नहीं, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, आप 368 के द्वारा संशोधन कर सकते हो, लेकिन संशोधन ऐसा होना चाहिए जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता हो। ठीक है, इसके जो मूल ढांचा है, जो मूल प्रवृत्ति है, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसके जो भी प्रोविजन है वह न्यायालय द्वारा इंप्लीमेंट नहीं होंगे। ठीक है, आप इसके प्रोविजन को लेकर जो भी चीजें इसमें लिखी हुई है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए और यूं कह दो कि भाई ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो रही, ये चीजें इंप्लीमेंट करवाओ, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं होगी। ठीक है, कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट करेगी, कुछ नहीं। जहां पर लिखा हुआ है कि नहीं करेगी तो नहीं करेगी। आगे हम डीपीएसपी में भी देखेंगे, नीति निर्देशक तत्वों में भी देखेंगे, उसके भी प्रावधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंप्लीमेंट नहीं किए जा सकते। ठीक है, कोर्ट नहीं जा सकते आप उनके लिए, तो न्यायिक प्रवर्तन संभव नहीं है इनका। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया कि जो प्रस्तावना है न तो ये किसी को एक्स्ट्रा पावर देती है, न किसी की उसकी शक्तियों में कमी करती है। न तो ये पार्लियामेंट को कोई एक्स्ट्रा अधिकार दे देती है, न ही पार्लियामेंट की शक्ति में कोई कमी करती है। ठीक है, ये भी किसमें कहा गया? केशवानंद भारती केस में। और किसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा में शामिल है? तो बम्बई वाद में। ठीक है, ये कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे बम्बई साहब। ठीक है, 1994, 1973, 13 जज बैठे थे इसमें। ठीक है, और ये है हमारा बेरूबाड़ी वाद 1960। यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो आएगा वो यहीं से आएगा, ये जो लिखा हुआ है इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो लिख लो इसको। और ये आज हमारी प्रस्तावना की क्लास कंप्लीट होगी, आगे हम कंटिन्यू आगे के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी प्रस्तावना। ठीक है, धन्यवाद।